जिस तरह से पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सांसदों को अपने पास बुलाया था बजट से पहले और उनसे पूछा था कि आप बताइए कि आप अपने इलाके में क्या खास बात जो है वो चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि केवल और केवल मेरे मन के अंदर जो है हमारी गौ माताओं को लेकर जो तकलीफ थी, जो दर्द था, उस बात को मैंने साझा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि पूरे हरियाणा के अंदर 608 गौशालाएं हैं और मेरे अकेली लोकसभा के अंदर 208 गौशालाएं हैं। तो आपका गौशालाओं का बजट जो है वो केवल और केवल 40 करोड़ 50 करोड़ के करीब है कि अगर हम किसी भी तरह से हमारी जो गौशालाएं हैं उनकी अगर हम अपलिफ्टमेंट कर सकें, उनमें जो है हम गौ माता का ध्यान रख सकें, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं तहे दिल से फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कल शाम को भी मेरी उनसे बात हुई और मैंने तहे दिल से उनको धन्यवाद किया कि आपने मेरे कहने पर 10 गुना बजट हमारी गौशालाओं का बढ़ा है। 40 करोड़ से 400 करोड़ रुपया जो है हमारी गौशालाओं का बजट हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर गौशाला के अंदर जाके ये उनको सुनिश्चित करना कि हम एक भी गौ माता को जो है वो भूखा नहीं मरने देंगे। पिछले दिनों तूड़ी बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। जहां कई बार भी हम गौशालाओं में जाते थे तो लोग कहते थे कि जी गौओं को बहुत दिक्कत आ रही है चारे की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 400 करोड़ रुपया तुम्हारे कहने पे हमने 10 गुना गौशालाओं का जो है वो बजट को बढ़ाया है। तो मेरी आपके माध्यम से सभी गौशालाओं वालों से ये मेरी जो है निवेदन रहेगा कि जो भी उनकी जो तरीके से जो डिमांड है उनको सही तरीके से वो लिख के मुझे दें। मेरी रिकमेंडेशन के साथ हम उसको जो है वो गौशालाओं के जो गौशाला आयोग है वहां तक पहुंचाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक तरह से पुनरुद्धार जो है वो हमारी गौशालाओं का होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो पिछले दिनों जो है हमने आपको मालूम होगा कि यहाँ पर हमने जो 4 पुल जो है बनवाए हैं इस हाईवे के ऊपर, चाहे हम दरियापुर की बात करें, खाराखेड़ी की बात करें, बड़ोपल में है और धांगड़ में है। उसके साथ साथ हासपुर के चौक के लिए भी मेरी बहुत पुरानी डिमांड लोगों की थी वहां पर कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं कि बहन जी यहाँ पर भी बनवाओ। तो उसका भी अब सिर्फ टेंडरिंग की जो है प्रोसीजर होना बाकी है और बहुत जल्द जो है यहाँ पर वो पुल भी बन जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं कि पिछले दिनों में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत कम से कम भी 162 करोड़ रुपए की लागत से 129 किलोमीटर के करीब जो है वो हमारी सड़कों का निर्माण ग्रामीण एरिया में हुआ है। और आने वाले समय के अंदर जो है वो कम से कम भी मुझे लगता है कि जो है 62 करोड़ की लागत से और उसके अंदर कम से कम भी 60-62 जो किलोमीटर की और जो बाकी है 62 करोड़ की लागत से 112 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो और बनेंगी। इससे पहले 132 करोड़ की लागत से 219 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत और 62 करोड़ की लागत से 112 किलोमीटर और बनेंगी। उनका काम लगभग शुरू हो चुका है। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मैं आपको बात कर रही हूँ। इसके तहत पूरे गांव के इलाकों में जो है सड़कों का जाल बिछ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में और मैं आपको बात कहूं तो आप लोगों को मालूम होगा कि जिस तरह से वृद्धावस्था जो पेंशन है उसको भी उन्होंने बढ़ाकर 2750 रुपए किया है। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की जनता को ध्यान में रख के की हैं और जो केंद्र सरकार से भी एक कदम बढ़ के हैं। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो मुझे लगता है कि हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे हरियाणा की है। तो बस यही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वित्त मंत्री के रूप में भी उन्होंने किस तरह से एक बहुत ही सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट जो है सबके लिए प्रस्तुत किया है। तो इसके बारे में मैं आप सब लोगों को अवगत करवाना चाहती हूँ। मैम, आपने दावा किया कि गांवों में जो है सड़कें बनाने का जो काम है, जो जाल है वो बिछाया जा रहा है, लेकिन शहरों की सड़कें की हालत आपसे छुपी नहीं होगी कि किस तरह की सड़कें यहाँ हैं। लोग परेशान इसलिए हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। देखिए ऐसा है कि अभी बहुत जल्द जो है आपके यहाँ का नगर परिषद के जो चुनाव है वो होने वाले हैं। उसके बाद जो पूरी एक सिस्टम जो बनेगा उसके बाद मुझे लग रहा है कि बहुत तेज गति के साथ यहाँ पर जो है विकास होगा, क्योंकि जब तक आपका प्रतिनिधि नहीं होता है तो थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है। और अभी जिस तरह से जिला परिषद के पिछले दिनों आपने देखा कि चुनाव हुए तो पूरी की पूरी एक छोटी सरकार हमारे नीचे बन गई है। चाहे हम ब्लॉक समिति की बात करें, चाहे हम सरपंचों की बात करें, तो उन लोगों के मन में ये भाव होता है कि हम अपने इलाके को किस तरह से आगे बढ़ाएं। उसी तरह से ही जैसे ही जो यहाँ का ड्यू है बहुत जल्द जो है वो चुनाव होगा, उसके बाद जो पूरी एक यहाँ पर भी शहर की जो छोटी सरकार बनेगी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको कहीं जो है वो कोई दिक्कत नहीं नजर आएगी, कहीं कोई गड्ढा नजर नहीं आएगा। सब सड़कें और सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चलेगा। मैडम, एक आप निर्मला सीतारमण जी को विवरण दे रहे हैं, देश की जनता को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी से कोई राहत नहीं मिली। सबसे बड़े मुद्दे ये होते हैं आम जनता के, इसमें
हर बार इंक्रीज हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नंबर एक बात तो ये है कि आपको भी मालूम होगा कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है उसकी वजह से पूरा ग्लोबल अगर तरीके पे हम देखें, तब भी आप ये देखिए कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी का, कि जिन्होंने बड़े डिप्लोमेटिक तरीके के साथ एक जो है रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अपनी तटस्थ स्थिति बना के रखी। हम आज भी जो है रशिया से तेल भी ले रहे हैं, साथ के साथ यूक्रेन के लिए हम ये भी चाहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तरीका हमारे हिंदुस्तान ने अपनाया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज वही तरीका हर देश अपनाना चाहता है कि हम तटस्थ रहकर किस तरह से जो हमारे नागरिकों का, हमारे इलाके का, हमारे देश का जो काम है उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। और साथ के साथ हम ये भी चाहते हैं कि किसी भी बात का सॉल्यूशन जो है वो युद्ध नहीं होता, युद्ध जो है उस पर विराम लगना चाहिए। नहीं, रशिया से रेट तो वही आ रहा है मैडम, फिर भी इंक्रीज है। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बता दी, और आने वाले समय में जो सरकार की स्कीम्स हैं, जैसे मैं बात करूं कि मिलेट्स के बारे में बात करूं, एक जो आपने देखा होगा कि बायोगैस प्लांट को अब बहुत बड़े लेवल के ऊपर सरकार करना चाह रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्लान और क्या किया है कि जो गांव है वो गांव के बाहर के साइड में जो कैटल शेड बनाया जाएगा कि सारे गांव की जो हमारा पशुधन है वो उन शेड के अंदर रखा जाए, और उसके बाद वहां पर बायोगैस प्लांट बनाया जाए। उससे आप देखिए कि हमें दो फायदे हैं। नंबर एक तो आपका गांव साफ रहेगा, क्योंकि आपका सारा जो पशुधन है अगर वो एक शेड में आ गया तो सारा आपका गांव साफ रहेगा। और नंबर दूसरी बात है ये कि उन शेड के अंदर जो है वो बायोगैस प्लांट लगना चाहिए, ताकि उससे जो गैस उत्पन्न होगी वो पूरे गांव के अंदर जो है उसका हम अच्छी तरीके से उसको जो है विस्तार कर सके, वहां पर उन सबको दे सके। और भी कुछ एक प्रोडक्ट के लिए कहा भी एक जिले, तो अपने जिले के लिए आपने कौन सा प्रोडक्ट? किन्नू, यहाँ पर जो है सिरसा के लिए किन्नू प्रोडक्ट है, और सिट्रस जो है हमारे फतेहाबाद के लिए है, और पोल्ट्री जो है हमारे नरवाना के लिए। एक बात और मेरे ध्यान में आ रही है, मैं आपको बताऊं कि जो पिछले दिनों केंद्र का जो बजट था उसके अंदर मैंने, क्योंकि मैं बार बार संसद के अंदर जो है यहाँ के लोगों की आवाज उठाती रहती हूँ, तो मैंने एक आवाज उठाई थी कि हमारा सिरसा बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है, इसका उद्धार होना चाहिए। आप ये देखिए कि जो अमृत के स्टेशन के अंदर जो हमारे स्टेशन लिए गए हैं उसके अंदर मंडी डबवाली, हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं, मंडी डबवाली के स्टेशन को लिया गया है, सिरसा स्टेशन को लिया गया है, और नरवाना स्टेशन को लिया गया है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा इस बात का मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन थोड़ा सा मलाल ये था कि फतेहाबाद जिला को बिल्कुल छोड़ दिया गया। तो मैंने खास जो है माननीय रेल मंत्री जी से जाकर ये बात कही कि हमारे फतेहाबाद जिले का एक भी स्टेशन उसमें नहीं आया। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि जो भट्टू वहां का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी हम अमृत रेलवे स्टेशन में लेकर उसको भी जो है उसका भी पुनर्द्धार करेंगे। मतलब आपने चौका मार दिया। हमने चौका मार दिया जी, 3 हमारे थे हमने। एक सवाल है कि राहुल गांधी आजकल विदेश दौरे पर हैं और जिस तरह से भारत के खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी अपने देश में रहकर एक दूसरे से 100 मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस किसी और पार्टी के आप जो है नेता हैं, एक दूसरी पार्टी है, आपके 100 तरह के जो है विचारों में जो है वो भिन्नता हो सकती है, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर हम सब भारतीय हैं, हम सबको भारत की एकता के लिए और अखंडता के लिए बात करनी चाहिए। ऐसे उसमें इतने जो है वो मुझे लगता है कि इतने उम्रदराज नेता होकर और इतने पुराने अनुभवी नेता होकर बाहर की धरती पर जाकर भारत के बारे में इस तरह के शब्द बोलना और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह के शब्द बोलना ये बहुत ही अशोभनीय है, और मुझे लगता है कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम। देखो मैडम, शहर के अंदर जो आवारा पशु हर जगह हर देख सकते हो, एक्सीडेंट का कारण मैंने आपको बता दिया ना, 40 करोड़ से जो 400 करोड़ रुपया गौशालाओं के लिए जो बजट बढ़ाया गया है उसके अंदर आप सबकी जिम्मेवारी है कि आप गौशालाओं का विस्तार होना चाहिए, और जो सरपंच अपने गांव के अंदर नई गौशालाएं भी बनाना चाहते हैं सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इतने बजट के बाद अब हमें कहीं पर भी गौएं बाहर नजर नहीं आनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, सरपंच का लगातार विरोध बढ़ रहा है, पंचकुला में धरना देकर बैठे हैं। देखिए, ऐसा कि मुझे जैसा कि पता लगा है आप लोगों के माध्यम से कि 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी एक कमेटी है उसको बुलाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर एमिकेबली जो है वो दोनों पक्ष बैठकर और किसी न किसी इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि देखिए कितने दिनों के बाद तो हमारे जो है वो सरपंच साहिबान जो है वो बने हैं, और सरकार, छोटी सरकार जो है नीचे बनी है, और अगर हमारा ये समय भी जो है वो आपस में इस तरह से जो है मतभेद से निकल जाएगा तो हमारा विकास कब होगा?
तो मेरी आप लोगों के माध्यम से गुजारिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो कमेटी जाएगी वो कुछ ना किसी एक सॉल्यूशन पर, किसी ना किसी एक बात पर वो पहुंचे, ताकि ये जो बीच में जो ये जो मतभेद हैं ये सब खत्म हो और उसके बाद हमारा इलाका जो है वो तेज गति से विकास की ओर बढ़े।